रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नामक एक नौजवान रहता था। दुर्भाग्य से बचपन में ही उसके माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया था और वह संसार में अकेला रह गया। उसके पास कोई सहारा या पुश्तैनी संपत्ति नहीं थी। वह गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहा था। गांव के मुखिया देवराज बहुत ही दयालु और भले इंसान थे। रघुनाथ की दशा देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने उसे अपने घर पर काम दे दिया और रहने के लिए एक अलग कुटिया भी प्रदान की। समय बीतता गया। रघुनाथ अब बड़ा हो गया था और पूरी लगन से मुखिया के लिए काम करता था। देवराज का रघुनाथ पर गहरा विश्वास था, जो समय के साथ और मजबूत होता गया। एक शाम मुखिया ने रघुनाथ को अत्यंत स्नेह से अपने पास बुलाया और कहा, रघुनाथ, मेरे मन में एक बात है। तुम अब शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारी उम्र हो चली है। जब घर में तुम्हारी पत्नी होगी तो वह घर गृहस्थी और तुम्हारे भोजन का पूरा ध्यान रखेगी और तुम्हारा बोझ आधा हो जाएगा। मेरी भी उम्र अब अंतिम पड़ाव पर है। मुझे क्या पता कब प्रभु का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा घर बस जाए ताकि मैं तुम्हारी ओर से निश्चिंत हो सकूं। रघुनाथ की आंखें भर आईं। अरे मालिक, आप ऐसी बातें कहकर मेरा दिल क्यों दुखाते हैं? मेरी बची हुई उम्र भी आपको लग जाए। इस संसार में आपके अलावा मेरा कौन है? आपने तो बचपन से ही मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। आपका यह कर्ज मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। कर्ज की बात छोड़ो मेरे बेटे, सीधे सीधे बताओ, क्या तुम विवाह के लिए तैयार हो? क्या मैं तुम्हारे लिए वधू तलाश करूं या तुमने पहले से ही किसी को पसंद कर रखा है? मालिक, मेरी निगाह में कोई लड़की नहीं है। आपको जो भी उचित लगे वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वह मेरे भले के लिए ही होगा। आप ही तो अब मेरे पिता तुल्य हैं। बहुत अच्छे। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत ही नेक लड़की है। और हां, विवाह के खर्च की चिंता तुम रत्ती भर भी मत करना। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। जब तुमने मुझे पिता का सम्मान दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जो आपकी आज्ञा मालिक। मुखिया का बेटा प्रताप यह सारी बात सेवा की। वह दिन रात मेरी देखभाल में लगा रहा। आज मैं जीवित हूं तो सिर्फ उसी की सेवा के कारण। और तुमने तो एक बार भी मेरा हाल तक नहीं पूछा। तुम तो नशे में चूर पड़े रहते थे। क्या यह झूठ है? बोलो। और आज यहां आकर मुझे रिश्तेदारी का पाठ पढ़ा रहे हो? चले जाओ यहां से। उम्र में लोग अक्सर बहक जाते हैं। आप एक काम कीजिए, सारा हिसाब किताब मुझे सौंप दीजिए, वरना आप इसी तरह सारा पैसा उड़ा देंगे और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। जब तक मैं इस दुनिया में हूं तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। मैं तुम्हारे हाथ में हिसाब देकर अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता। मैंने यह दौलत खून पसीने से कमाई है। समाज में मेरा बहुत सम्मान है और तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब चाहिए तो पहले उस लायक बनकर दिखाओ, फिर बात करना। काश भगवान ने तुम्हारी जगह मुझे रघुनाथ जैसा बेटा दिया होता। प्रताप यह अपमान सहन न कर सका और क्रोधित होकर वहां से चला गया। इस तुच्छ रघुनाथ को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। यह 2 कौड़ी का सेवक मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। और बाप की तो बात ही छोड़ो, जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो क्या कहें। मेरा पिता होकर मेरी जगह उस बेकार आदमी की तरफदारी कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सही समय आने पर मैं दोनों को उनकी औकात दिखाऊंगा। कुछ ही समय बाद मुखिया ने अपनी बात पूरी की और रघुनाथ का विवाह कविता से करवा दिया। कविता के आने से रघुनाथ का जीवन सुख और शांति से भर गया। कविता, ये सच है। तुम्हारे आने से मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई है।
पहले मैं सारे काम खुद ही करता था, खाना बनाना, कपड़े धोना। अब तुम सब संभाल लेती हो और तुम्हारा साथ पाकर मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। मेरे माता पिता तो बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए और तब मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से। मालिक मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। तुम भी यह बात हमेशा याद रखना और उनके मान सम्मान में कभी कमी मत आने देना। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देवराज चाचा सचमुच बहुत नेक इंसान हैं। ऐसे ही कुछ दिन सुख शांति से बीत गए। एक दिन प्रताप ने मुखिया देव नशे में उड़ाने के लिए नहीं, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। वाह, मेरे लिए आपके पास पैसा नहीं है और उस नीच रघुनाथ की शादी पर लुटाने के लिए बहुत पैसा था। आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। एक बार और सोच लीजिए, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे अपने बाप को धमकी देने की? कौन से पैसे? तुमने आज तक एक पैसा भी नहीं कमाया। मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला और कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। चले जाओ यहां से। प्रताप क्रोध से भरकर चला गया। तभी वहां रघुनाथ आ जाता है। रघुनाथ ने मुखिया को बहुत परेशान देखा तो उनसे पूछा, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। क्या बताऊं रघुनाथ, प्रताप ने मुझे बहुत दुखी कर रखा है। वह हर दिन और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत में फर्क करना भूल गया है। मुझे नहीं पता इस लड़के का भविष्य क्या होगा। मालिक, आप ज्यादा फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। वह समझ जाएंगे। वह दिल से बुरे नहीं हैं। इधर प्रताप भीषण गुस्से में था और मन ही मन खतरनाक योजना बना रहा था। मैं भी देखता हूं कि मुझे पैसा कैसे नहीं मिलता। मुझे किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। सीधे तरीके से काम नहीं हो रहा है तो मुझे टेढ़ा होना ही पड़ेगा। अगले दिन मुखिया की तिजोरी से 1 लाख रुपए चोरी हो गए। मुखिया ने तुरंत सारे कर्मचारियों से पूछताछ की, पर पैसों का कोई सुराग नहीं मिला। तभी प्रताप वहां आया। क्या बात है पिताजी, इतने परेशान क्यों हैं? छोटे मालिक, मालिक की तिजोरी से 1 लाख रुपए गायब हैं। चोर का कोई पता नहीं चल रहा। कौन कर सकता है यह काम? अच्छा, तो यह बात है। चोर और कौन होगा? रघुनाथ ही होगा। यह तुम क्या बोल रहे हो प्रताप? मुझे रघुनाथ पर पूरा भरोसा है। वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप उस पर विश्वास करके गलती कर रहे हैं। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी आंख तो पहले से ही हमारे पैसों पर थी। आप उस पर बहुत भरोसा करते थे, है ना? उसे कभी कभी तिजोरी की चाबी भी दे देते थे। अब पता चला वह दिन रात आपके इर्द गिर्द क्यों घूमता था। तभी रघुनाथ वहां आ गया। क्या हुआ मालिक, आप सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? इतना बड़ा काम करके पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? एक तो चोरी की है, ऊपर से हिम्मत तो देखो, मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मालिक, छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चोरी? मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। ज्यादा मासूम मत बनो। चोरी तुमने ही की है। सच सच बताओ, पैसे कहां हैं? वरना तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाल दूंगा। तुम जैसे कपटी लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। पहले बड़े लोगों को मीठी मीठी बातों में फंसाते हो, उनका विश्वास जीतते हो और फिर मौका मिलते ही हाथ साफ करके भाग जाते हो। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने उनके एहसान का यह बदला दिया है। रघुनाथ को यह सुनकर गहरा आघात लगा। बस करो प्रताप, बहुत हो गया। तुम कब से रघुनाथ को बुरा भला कहे जा रहे हो?
अब एक शब्द भी मैं रघुनाथ के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मुझे रघुनाथ पर तुमसे भी ज्यादा यकीन है कि वह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। रघुनाथ भले ही निर्धन है, लेकिन उसकी नीयत, उसकी ईमानदारी और उसका चरित्र तुमसे 1000 गुना ज्यादा अमीर है। तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे का अपमान कर रहे हैं। यह रघुनाथ एक नंबर का धोखेबाज और चोर है। इसने ही चोरी की है। इसने आपकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, इसलिए आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। मैं तो कहता हूं, इसके घर की तलाशी लीजिए। जरूर इसने पैसे वहीं छुपाए होंगे। बस बहुत हो गया प्रताप। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम रघुनाथ पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। मुझे तो लगता है चोरी उसने नहीं की, बल्कि जब मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने ही चोरी की होगी। आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अपने बेटे के बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको इस नौकर पर विश्वास है और अपने बेटे पर नहीं। हां, नहीं है। मैं सबके सामने कहता हूं, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको रघुनाथ के घर की भी तलाशी लेनी पड़ेगी, तभी सच्चाई सामने आ जाएगी। सबसे पहले प्रताप के कमरे की तलाशी ली गई, पर वहां कुछ नहीं मिला। देखा आप सबने, पैसे नहीं मिले ना? मैं आप सबको कब से कह रहा हूं कि पैसे रघुनाथ ने ही चुराए हैं। एक बार उसके घर की भी तलाशी ले लेनी चाहिए। फिर भारी मन से रघुनाथ की कुटिया की तलाशी ली गई और वहां पैसे मिल गए। मालिक, ये लीजिए, रघुनाथ के पलंग के नीचे रखे थे। यह देखकर रघुनाथ को जोरदार सदमा लगा कि आखिर उसके घर में पैसे कहां से आए। देखा पिताजी, मैं आपको कब से समझा रहा था कि पैसे रघुनाथ ने ही लिए हैं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। मुखिया देवराज को भी गहरा धक्का लगा। वह कुछ भी नहीं बोल पाए, बस चुपचाप खड़े रहे। बोलिए, अब आप चुप क्यों खड़े हैं? नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए ईश्वर हैं। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। चुप हो जा धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी तकलीफ हुई है। वह तुम पर कितना भरोसा करते थे। मुझसे भी ज्यादा तुम पर विश्वास था। तुमने उनके विश्वास को तोड़ दिया है। तुमने आज पिताजी का दिल चूर चूर कर दिया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने ही की है। अब और क्या कहना बाकी है? पिताजी, मैं तो कहता हूं इस विश्वासघाती को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे और चलो यहां से। लेकिन पिताजी, आप इसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? इसे सजा तो मिलनी चाहिए। मैंने कहा ना, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी और चलो यहां से। मुखिया जी अत्यंत व्यथित होकर वहां से चले गए। कविता, ये क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वह तो अंदर से टूट चुके होंगे। लेकिन आपकी तो कोई गलती नहीं है। और ये पैसे हमारे घर में कहां से आए? किसने रखे? ये जरूर आपको फंसाने का कोई षड्यंत्र है। मैं वह नहीं जानता कविता। मुझे इस समय अपने मालिक की चिंता हो रही है। न जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे किसी भी हाल में उनसे बात करनी ही होगी। मेरी बात सुनिए, अभी आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि देवराज चाचा भी बिना कुछ कहे ही चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने मेरे घर से पैसे मिले हैं और यह साबित हो गया है कि मैं ही चोर हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। मालिक को कैसे समझाऊं? अभी इस समय आप किसी से बात मत कीजिए। कुछ दिन गुजर जाने दीजिए, फिर देवराज चाचा से बात करना। दूसरे दिन
पूरे गांव में यह बात फैल गई कि रघुनाथ ने मुखिया देवराज के घर चोरी की है। सारे गांव वाले रघुनाथ को देखकर ताने मारने लगे। रघुनाथ को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। वह घंटों तक मुखिया जी की एक झलक देखने के लिए उनके घर के बाहर खड़ा रहता, क्योंकि उस घटना के बाद मुखिया जी ने घर से निकलना भी बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही दर्द और निराशा में बीत गए। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने वाला है। आटा बस 2 दिन का ही बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे और कितने दिन बैठे रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि अब वह आपको काम पर बुलाएंगे। आप कोई और काम देखिए, वरना हम भूखे रह जाएंगे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि राशन खत्म हो गया है? अब क्यों बता रही हो? कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हैं, न ठीक से खाते हैं न सोते हैं। मेरी मानिए, आप उस बात को भूल जाइए और आगे बढ़िए। मैं अभी गांव में काम देखकर आता हूं, शायद कहीं कोई काम मिल जाए। रघुनाथ गांव में निकला और एक दुकानदार से पूछा, राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूं। मुझे बहुत जरूरत है। घर की हालत बहुत खराब है। क्या आपके यहां कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर रघुनाथ है ना, जिसने मुखिया के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या पता कल तू मेरी दुकान से ही कुछ चुरा ले। निकल यहाँ से। रघुनाथ दुखी होकर वहां से चला गया। फिर एक दिन वह सेठ धनीराम के पास गया और काम मांगा, और सेठ मान गए। ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी बहुत काम पड़ा है। मुझे 3-4 मजदूरों की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से आ जाऊंगा। तभी सेठ की पत्नी माया वहां आ गई। ये आप क्या कर रहे हैं? इसको काम पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है। ये भलाई का जमाना नहीं है। आप इस पर उपकार करेंगे और कल ये आपका घर साफ कर देगा। आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। मुखिया जी की यही गलती थी। उन्होंने इस पर भरोसा किया, इसे पाला, इसकी शादी करवाई, और फिर भी इसने उनके साथ बेईमानी की। अगर अब भी आपने इसे काम पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भाग्यवान, नहीं रखूंगा। रघुनाथ, तुम जाओ भाई। मैं तुम्हारी वजह से अपने घर में झगड़ा नहीं चाहता। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। रघुनाथ निराश होकर वहां से चला गया। इधर कविता को भी गांव की औरतें ताने मारती थीं। अरे देखो, ये उस चोर रघुनाथ की पत्नी है ना। मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी की मिली भगत थी, जो मुखिया जी जैसे भले आदमी को फंसा के रखा था। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। ये दोनों रंगे हाथ पकड़े गए हैं। इनके घर से नकद रुपए मिले हैं। कविता को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वह घर लौट आई। क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना, मिला क्या? नहीं कविता, काम देखने गया था, लेकिन वहां पर काम नहीं था। कल फिर जाकर देखता हूं। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ? सब्जी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। दाम सुनकर ही मैं वापस आ गई। मैंने सोचा दाल चावल ही बना देती हूँ। वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। फिर दोनों चुप बैठ गए। कविता और रघुनाथ एक दूसरे से लोगों के ताने की बात छुपाते रहे। फिर एक दिन रघुनाथ के घर एक आदमी आया। रघुनाथ, सेठ धनीराम ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, जल्दी चलो। क्या सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे काम तो मिल गया। कविता, मैं निकलता हूँ। ठीक है, आप जाइए। जब फुर्सत मिले खाने के लिए आ जाना। रघुनाथ खुशी खुशी काम पर निकल पड़ा। दिन भर ईमानदारी से मजदूरी करने के बाद सेठ धनीराम ने उसे उस दिन की मजदूरी दे दी। यह लो भाई रघुनाथ, तुम्हारी आज की मजदूरी। कल से समय पर आना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपको नहीं पता मेरे घर की हालत कितनी खराब थी। अगर आज आप काम न देते तो मुझे भूखे रहने की नौबत आ जाती। अभी मैं चलता हूँ सेठ जी, कल समय पर आ जाऊंगा। रघुनाथ प्रसन्नता से घर की ओर चल दिया। इधर सेठ धनीराम मुखिया से मिलने गए।
मुखिया जी, मैंने आपका काम पूरा कर दिया है। जैसा आपने कहा था, मैंने उसे काम पर भी रख लिया है और पैसे भी दे दिए हैं। आप मेरे गहरे मित्र हैं, इसीलिए मैंने आपकी बात मानी। आपने कहा, इसलिए मेरी पत्नी भी मान गई, नहीं तो मेरी पत्नी को मनाना मुश्किल था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन प्रताप एक आदमी से बात कर रहा था। अच्छा, तो यह बात है। उस सेठ के यहां रघुनाथ को काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और रघुनाथ के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के घर से सेठानी का हार चुरा लो और मौका देखकर रघुनाथ के घर पर जाकर रख दो। मैं भी देखता हूं वह सेठ रघुनाथ को कैसे काम पर रखता है। मैं तो उस रघुनाथ को भूखा और तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूं। उसे पाई पाई के लिए मोहताज न बनाया तो मेरा भी नाम प्रताप नहीं। यह सारी बातें मुखिया ने सुन ली। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा और रघुनाथ के लिए उनका दिल दया से भर उठा। गुस्से में वे प्रताप के कमरे में गए और बोले, अच्छा, तो यह तुम्हारी करतूत थी? तुम इतना गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस बेचारे रघुनाथ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? मुझे लगा तुम शायद सुधर गए होगे, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम इतना नीचे गिर गए कि खुद के घर में चोरी की और झूठा इल्जाम उस मासूम रघुनाथ पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ा है। यहां तक कि तुम उसे जेल भिजवाने के लिए पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को बताऊंगा कि तुमने किस तरह उसे फंसाया था। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। मुझे क्या पता, कल को तुम उस बेचारे की जान ही ले लो। तुम्हारा फैसला कल होगा सबके सामने। प्रताप डर के मारे कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। मुखिया वहां से चले गए। अगले दिन मुखिया ने सारे गांव वालों को अपने बेटे की सच्चाई बताई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने बेटे की वजह से रघुनाथ को जो कुछ झेलना पड़ा उसके लिए क्षमा मांगी। इसके प्रायश्चित के रूप में मुखिया ने अपनी 10 एकड़ की उपजाऊ जमीन रघुनाथ के नाम कर दी, ताकि रघुनाथ को कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इसके साथ ही प्रताप का वह आदमी, नौकर, भी डर के मारे सबके सामने सच बोल दिया। पुलिस भी बुलाई गई और प्रताप और उसके आदमी को गिरफ्तार करके ले गई। इस प्रकार रघुनाथ को न्याय मिला और मुखिया देवराज के विश्वास और सच्चाई की जीत हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अगली ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपसे छूट न जाए।